नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो में आप देखेंगे, आज के लेक्चर सीरीज के वीडियो में आप देखेंगे बॉक्सर समझौता जो हुआ था 7 सितंबर 1901 ईस्वी को। ये बॉक्सर समझौता जो है टॉपिक रिलेटेड है। इसके प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया या ये कहीं जो लेक्चर सीरीज अपलोड हुआ वो था बॉक्सर आंदोलन। बॉक्सर आंदोलन के परिणाम स्वरूप बॉक्सर समझौता हुआ। तो उसी बॉक्सर समझौता की शर्तें क्या थी, बॉक्सर समझौता में बॉक्सर प्रोटोकॉल में किन बातों का जिक्र किया गया था, इसके बारे में आज के डिस्कशन में हम लोग टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं ये टॉपिक जो है लिया गया है चीन के इतिहास, चीन जापान का इतिहास जो एशिया के हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एशिया के अंतर्गत आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ थे? बॉक्सर आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुए बॉक्सर समझौता। तो बॉक्सर प्रोटोकॉल 7 सितंबर 1901। बॉक्सर प्रोटोकॉल यानी बॉक्सरों की पराजय और पीकिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सेना के अधिकार के बाद विदेशी राष्ट्रों ने चीन को दंड देने और भविष्य के लिए सुरक्षा की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार का लंबा चौड़ा कार्यक्रम आरंभ किया। यानी बॉक्सरों की तो ऐसे पराजय हो गई थी, लेकिन इसके बॉक्सरों के विद्रोहों के फलस्वरूप विदेशी जो थे ज़्यादा ही सतर्क हो गए थे। वो अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे और इसे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सितंबर 1900 ईस्वी में शांति समझौते की अंतिम व्यवस्था की। लेकिन रूस की महत्वाकांक्षा ने इस कार्य को कठिन बना दिया। अक्टूबर 1900 में रूस की सेना ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया क्योंकि चीन में रूस का स्वार्थ छिपा हुआ था। अब इस कारण से भी विदेशी यूरोपियन जो थे, विदेशी जो थे वो ज़्यादा ही चिंतित हो गए। और इसी के बाद रूस ने क्या किया, चीन का एक प्रांत है मंचूरिया, जो आगे आप लोग कंटेम्प्ररी हिस्ट्री यदि पढ़ेंगे तो उसमें मंचूरिया संकट एक आता है टॉपिक। तो रूस ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। रूस की इस प्रसारवादी नीति का अन्य यूरोपीय देशों ने विरोध किया। 5 फरवरी 1901 को जापान की सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे मंचूरिया पर रूसी प्रभाव क्षेत्र कायम होने का विरोध करें। अंत में काफ़ी विचार विमर्श कर चीन के समझौता का एक मसौदा तैयार हुआ। क्योंकि मंचूरिया जापान के नज़दीक आता है, इसीलिए विदेशियों ने कहा कि जापान जो है इसका विरोध कर सकता है। और इसी बात को लेकर काफ़ी विचार विमर्श कर चीन के साथ समझौता का एक मसौदा तैयार हुआ और 7 सितंबर 1901 ईस्वी को इस मसौदे पर हस्ताक्षर हो गया। इस मसौदे को ही बॉक्सर विद्रोह या बॉक्सर प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, इस समझौते की शर्तें क्या थी? अब हम लोग पढ़ेंगे कि समझौते के कुछ 9-10 शर्तें थी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे विदेशी जो है अपने हक अधिकार को सुरक्षित करते हैं चीन में। इस बॉक्सर प्रोटोकॉल में इन्हीं शर्तों को रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। बॉक्सर प्रोटोकॉल की शर्तें निम्नलिखित थी। सबसे पहला शर्त क्या था? चीन विद्रोह में हुई हानि के हर्जाने के रूप में 45 करोड़ तैल यानी चीनी मुद्रा को तैल कहा जाता है 391 वार्षिक किस्तों में 4% शुद्ध मतलब ब्याज के साथ अदा करेगा और इसकी अदायगी के लिए नमक कर और समुद्री व्यापार की चुंगी की जमानत देगा। आप इस टॉपिक को समझ रहे हैं क्या कह रहा है? यानी चीन में जो भी विद्रोह हुआ उसका हर्जाना तो चीन देगा ही, साथ ही कितना देगा? 45 करोड़ तैल किस्त में देगा। 391 वार्षिक किस्तों में, वो भी 4% शुद्ध के साथ यानी ब्याज के साथ। और इसके लिए एक होता है ना कि यदि आप ब्याज लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी मनी रखनी होती है जिसे जमानत कहते हैं। तो जमानत के रूप में वो समुद्र व्यापार की चुंगी और नमक कर की जमानत रखी गई।
कि जब तक वो पूरा नहीं दे देगा तब तक नमक कर और समुद्री व्यापार की चुंगी जो है विदेशियों द्वारा वसूली जाएगी। ओके, तो ये जमानत रखा गया। विद्रोह में भाग लेने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, यानी बॉक्सर विद्रोह में जो भी लोग भाग लिए थे विदेशियों के खिलाफ उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। जिन प्रांतों में विदेशियों का कत्लेआम हुआ था उन प्रांतों के नागरिकों को सरकारी सेवा से वंचित करने के लिए 5 वर्षों तक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने से वंचित कर देना था। देखिए कैसे विदेशियों ने चीनी क्रांतिकारियों पर, चीनी जनता पर, चीनी सरकार पर अपना शिकंजा कसा। ये सारी बातों का जिक्र यहाँ इन शर्तों के माध्यम से किया गया है। इन शर्तों के द्वारा ही विदेशियों ने चीन पर अपना पूर्ण कब्जा जमा लिया। जो विद्रोह किए उन्हें मृत्यु दंड दी गई। जिस प्रांत के लोग शामिल थे विद्रोह करने में वहाँ के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने और सरकारी नौकरियों से बाहर किया गया और प्रतियोगिता परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। पीकिंग में तीसरी शर्तें थी। पीकिंग में दूतावास की रक्षा के लिए अस्थायी रूप से विदेशी सेना रहेगी, यानी पीकिंग राजधानी थी चीन की, वहाँ जो विदेशियों के दूतावास थे, एम्बेसी थी, वहाँ पे विदेशी सेना रहेगी। ताकू की किलाबंदी तोड़ दी गई। ताकू मंचू शासन का एक गढ़ था, तो उसकी किलाबंदी जो की गई थी उसकी तोड़ दी गई और पीकिंग के समुद्र तक का इलाका विदेशी संरक्षण में आ गया। यानी पीकिंग का पूरा जो इलाका था वो मंचू सरकार या चीनी सरकार के अंदर न होकर वो विदेशियों के संरक्षण में आ गया। तीसरी शर्तें थी। चौथी शर्तें, सुंगली या मेन के बजाय विदेशी कार्यालय खोला जाएगा। सम्राट से मिलने का उपचार समाप्त कर दिया गया। पहले था ना कि कोई भी विदेशी आएगा तो व्यापार व्यवसाय करना है तो पहले जाके वो सम्राट से मिलेगा, उनसे अनुमति लेगा, उसके बाद से अपना कुछ करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा और सम्राट से मिलने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। 5वीं शर्तें, विदेशी माल पर आंतरिक चुंगी खत्म की जाएगी, उसकी जगह 7.5% का अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। खानों पर से पाबंदी उठाई जाएगी जिससे विदेशी धन इस ओर आकृष्ट हो सके। सब देशी चुंगी की चौकियां विदेशी कर विभाग के निगरानी में काम करेगी। वाह, देखिए कैसे चीन जो है, विदेशी जो है यूरोपियन, वो कैसे चीन को अपने चंगुल में, अपने कब्जे में करते हैं। एक तो विदेशियों से जो चीनी सरकार आंतरिक टैक्स लेती थी, इंटरनल टैक्स, वो भी बंद कर दिया गया। दूसरी 7.5% अतिरिक्त कर लगाया गया और खानों पर जो चीनी प्रांत के जो खान थे, खाद्यान्न उद्योग धंधे थे, उस पर से चीनी सरकार की पूरी पाबंदी उठाई जाएगी और जिससे विदेशी धन और उस पर विदेशियों का अधिकार होगा। और सब देशी चुंगी की चौकियाँ, यानी जहाँ जहाँ चौकियाँ थी, चुंगी चौकी, यानी जहाँ टैक्स वसूले जाते थे, उन पर विदेशी संरक्षण कायम रहेगा। यानी विदेशियों की निगरानी में ही टैक्स लिए जाएंगे और वो विदेशी ही निर्धारित करेंगे कि कितना टैक्स लेना है और कितना नहीं लेना है। 6ठी शर्तें, मुकदेन और सांतुंग में विदेशियों के रहने और व्यापार करने की पूरी सुविधा होगी। तिनसिन को चीन की सरकार खाली कर देगी और इसे विदेशियों के कब्जों में कर दिया जाएगा। एक तो मुकदेन प्रांत और सांतुंग प्रांत व्यापारिक स्थल था, वो विदेशियों के कब्जे में, वहाँ ये किया गया कि विदेशी वहीं पर रहेंगे, अपना व्यापार करेंगे, उन्हें पूरी सुविधा दी जाएगी। और साथ ही तिनसिन एक प्रांत था जहाँ चीनी सरकार वहाँ से अपना शासन का संचालन करती थी, इस पर भी विदेशियों ने कब्जा कर लिया। 7वीं शर्तें, चीन की सरकार प्रांतीय गवर्नरों को अलग अलग आज्ञप्तियाँ देगी, जिससे इस बात का आदेश दिया जाएगा कि विदेशी विरोधी किसी भी विरोध को तत्काल दबाने में सक्रिय कदम उठाए। यानी कि चीन सरकार प्रांतीय गवर्नरों को अलग अलग आज्ञप्तियाँ देगी, यानी अलग अलग नोटिस भेजेगी कि यदि विदेशियों के खिलाफ कोई भी विरोध होता है तो सारे प्रांत मिलकर इन विरोधों को शांत करें, यानी विदेशियों को सुरक्षा प्रदान करें। ये भी शर्तें में वो लोग लिखवा चुके थे, समझौता में तैयार किया गया था। 9 नंबर शर्तें जो थी, 2 वर्ष के लिए चीन में हथियार, गोला बारूद और युद्ध सामग्री के आयात और निर्यात की मनाही रहेगी। यानी 2 वर्षों के लिए चीन में कहीं से भी गोला बारूद, हथियार वगैरह न निर्माण होगा और न ही आयात निर्यात होगा और इसे विदेशियों की इच्छा के अनुसार 2 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि चीन में तो ऐसा नहीं होगा 2 वर्ष तक, यदि विदेशी चाहेंगे तो इस शर्त को और 2 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
शर्त नंबर 10वां जो था वो है, जर्मनी और जापान के राजदूतों की हत्या के लिए चीन की सरकार माफ़ी मांगेगी। वो जर्मनी और जापान के राजदूतों की, यानी कि बक्सर विद्रोहियों ने जर्मनी और जापान के राजदूतों की हत्या कर दी थी। तो इसलिए जब बक्सर प्रोटोकॉल तैयार किया गया था तो विदेशियों ने कहा कि चीनी सरकार इसके लिए माफ़ी मांगे और इसके लिए उसका एक प्रतिनिधि दल बर्लिन और टोक्यो जाएगा, जिस स्थान पर जर्मन राजदूतों की मृत्यु हुई थी वहाँ उसका स्मारक बनाया जाएगा। वाह! अब देखिए, यहाँ जर्मनी और जापान के राजदूतों को बक्सरों ने मारा, तो संधि के शर्तों में क्या रखा गया समझौता में? एक तो चीनी सरकार माफ़ी मांगेगी, उसके बाद इन देशों से जहाँ पर विदेशी जो है जर्मनी और जापान से एक टीम जाएगी, कहाँ? चीन, जहाँ पर इनके राजदूतों की हत्या हुई थी, और वहीं पे उन राजदूतों के स्मारक भी बनाया जाएगा। अब इस तरह से अप्रैल 1902 ईस्वी में रूस के साथ साथ चीन की एक दूसरी संधि हुई। अब देखिए, रूस के साथ दूसरी संधि हुई चीन की, जिसके अनुसार यह तय किया गया कि यदि कोई झगड़ा नहीं हुआ तो सितंबर 1930 तक रूस 6 महीनों के अंदर पर 3 बार करके अपनी फौज मंचूरिया से हटा लेगा। एक समझौता रूस के साथ हुआ क्योंकि रूस ने जबरदस्ती मंचूरिया पर अपना अधिकार जमा लिया था। विद्रोह की असफलता के कारण इस तरह से बक्सर प्रोटोकॉल कंप्लीट हुआ, और इस तरह से हम कह सकते हैं बक्सर प्रोटोकॉल के माध्यम से, एक तो प्रथम अफीम युद्ध के माध्यम से परिणाम स्वरूप जो नानकिंग की संधि हुई, संधि की शर्तों के द्वारा चीन का दरवाजा खुला, यानी चीन में अब कोई प्रवेश कर सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें उतनी सुविधाएं प्रदान नहीं थी। लेकिन जब बक्सर विद्रोह हुआ और बक्सर विद्रोह में विद्रोहियों की हार हुई और इस बक्सर प्रोटोकॉल जो तैयार किया गया है, इस समझौते के तहत, बक्सर समझौते के तहत विदेशियों का पूर्णतः चीन पर, चीनी सरकार पर, चीनी उद्योग धंधों पर, चीनी व्यापारिक संस्थानों पर पूर्णतः कब्जा हो गया और वो उनके हाथ, चीनी सरकार जो थी वो उनके हाथ की कठपुतली बन गई। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना। इसके विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, थोड़ा सा हम उस पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्या कारण था कि इतने उत्साह के साथ लड़ा गया, एकता के साथ लड़ा गया विद्रोह, बक्सर विद्रोह असफल आखिरकार क्यों हुआ। बक्सर विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण यह था कि चीन जनता में एकता नहीं थी। ओके, कहीं ना कहीं मंचू सरकार भी बेमन से, माने पूरी मन से उनके साथ नहीं थी। चीनी प्रांत के सूबेदारों तथा मंचू शासकों ने भी अंत में विदेशियों का साथ दिया और विद्रोह को दबा दिया। तो इस तरह से हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि बक्सर विद्रोह के परिणाम बहुत ही खतरनाक सिद्ध हुए। किसके लिए? चीन के लिए, और विदेशियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए। मंचू शासन विदेशियों के हाथ का कठपुतली बन गया, विदेशियों ने चीन पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया, और दूसरी तरफ बक्सर विद्रोह चीन के लिए लाभदायक भी निकला। अगर निगेटिव, नकारात्मक सोच के साथ देखें तो ये तो खतरनाक था। अगर एक पॉजिटिव उसमें से निकाले कि पॉजिटिव उद्देश्य क्या था, तो पॉजिटिव उद्देश्य ये कहेंगे कि चीन ने अनेक सुधार कार्य किए गए। बक्सर विद्रोह के कारण चीन में अनेक सुधार कार्य किए गए और आगे चलकर आंदोलन क्रांति की प्रगति में सहायक सिद्ध हुई तथा चीनियों में राष्ट्रवाद की भावना को भी प्रज्वलित किया। भले ही यह असफल हो गया हो बक्सर विद्रोह, लेकिन चीनियों के लिए, चीनी क्रांतिकारियों के लिए अपने हक अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए लड़ने के लिए एक मार्गदर्शन दे दिया। और इसी आधार पर आगे भी चीन में 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति हुई थी, जिसमें लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ा, आगे बढ़ा और अपने हक अधिकार को प्राप्त भी किया। तो ये था आपका बक्सर प्रोटोकॉल। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपने सुझाव दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सेल्फिश ना बने। यदि आपके वीडियो आप देखते हैं, इसका लिंक आपको मिलता है, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ज़रूर से ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह आगे भी चीन जापान से रिलेटेड, अमेरिका के इतिहास से रिलेटेड वीडियो लेकर मैं लेक्चर सीरीज लेकर आती रहूँगी। चैनल पर बने रहें, साथ देते रहें, अपना प्यार देते रहें, पढ़ते रहें मन लगाकर।
धन्यवाद।